हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को हमारे डिस्कशन में कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले कि मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूं, मेरी बात मानिए। NCERT अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने NCERT PDF डाउनलोड नहीं किया है तो ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको ईजिली लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी कंटेंट है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरा कि उस कंटेंट को पढ़िए, क्योंकि वीडियोस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। बट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से नहीं चलेगा, आपको उन टेक्स्ट के एकदम थॉरो रिवीजन होना चाहिए। अभी इस सिचुएशन में बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, जनरली सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसके लिए प्रॉपर मटेरियल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो NCERT से बेटर मटेरियल कुछ नहीं। हम अपने वीडियोस में NCERT को ही रेफ़र करते हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ NCERT का एक PDF डाउनलोड करके रखिए अपने पास, और जैसे जैसे वीडियोस चले उसके हिसाब से आप फिर घर में वापस से उस पोर्शन को या उस पर्टिकुलर चैप्टर को भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। ओके, इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से बिल्डअप होगा। वरना वीडियो के टाइम देखते समय लगेगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, ये मुझे समझ आ गया है, पर फिर आप उसको पढ़ोगे नहीं तो आप भूलते जाओगे। इसलिए बेटर है कि आप NCERT को ज़रूर पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पर एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ना होगा अबाउट मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब जब हम लोगों ने मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ लिया है, उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अबाउट टेलर एंड अबाउट फ्योल। ठीक है, ये लोग कौन थे, इन लोगों ने क्या किया। देखिए, अभी जस्ट इतना समझ लीजिए कि इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए। टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फ्योल ने जो दिया उसको हम कहते हैं फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, किसने क्या प्रिंसिपल दिया। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन दोनों के ही ऊपर फोकस करना है, टेलर के प्रिंसिपल्स और फ्योल के क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या टेक्निक्स थे, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, अब समझिए। सी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके का गाइडलाइंस है, एक तरीके का प्रिंसिपल है जिससे हम अपने डिसीजन मेकिंग और अपने मैनेजेरियल बिहेवियर को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मैनेजमेंट प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो करते करते एक मोमेंट ऐसा आया जब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में कौन हमारी हेल्प करेगा? हमारी हेल्प करेगा हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है, हमारे एक्शंस को गाइड करता है, हमारे थॉट्स को गाइड करता है, और एक अच्छे मैनेजेरियल प्रोसेस, एक अच्छे मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, अब आप ये सोचिए कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है दे आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। व्हाट डज दैट मीन? कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो साइंटिफिक लॉज होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी रिजिड इन द सेंस दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर नॉट सो स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। अब चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ए, और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है बी। अब ऑर्गेनाइजेशन ए में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ, तो
मैंने सपोज फॉर एग्जांपल एक टेक्निक अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशन ए में, एंड बिकॉज आई अप्लाइड दैट टेक्निक, व्हाट हैपेंड, वो जो प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन में वो ठीक हो गया. ओके अब सिमिलरली कुछ दिनों बाद ऑर्गेनाइजेशन बी में भी कुछ वैसा ही प्रॉब्लम हुआ. ओके तो मैनेजर ने सोचा कि क्यों ना मैं वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाऊं, वही टेक्निक लगाऊं जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ए में लगाया था जब ऑर्गेनाइजेशन ए में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था. ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, मैनेजर ऐसा सोच सकता है. पर इट वाज सीन कि जो कंक्लूजन आया उस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए. वी सेड दैट कि ऑर्गेनाइजेशन ए का प्रॉब्लम ठीक हो गया, पर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बी में जब मैंने सेम टेक्निक लगाया तब सिचुएशंस वर मोर वर्स. ओके अब क्या कर सकते हैं? तब हमें वहाँ से ये चीज़ें समझ आई कि जब भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उनको तोड़ मरोड़ के उनको अपने सिचुएशन के हिसाब से बना के भी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल ए लगाया तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रिजल्ट्स देगा. नो, इट कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू change or to modify the management principles according to the situation. Okay, ऐसा नहीं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल में अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो एवरी टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी a प्लस बी इक्वल टू सी ही आएगा. यहाँ पे एज बिकॉज वी डील विथ ह्यूमन बींग्स, एज बिकॉज वी डील विथ इंडिविजुअल्स, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं और ह्यूमन बींग्स की क्या टेंडेंसी है, दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर, दे हैव डिफरेंट वे टू रिएक्ट. और इन्हीं चीज़ों की वजह से हर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर हम सोचें कि एक ही वे में अप्लाई कर पाएँ और एक ही रिज़ल्ट आ जाए, तो नहीं, ये हो नहीं सकता, बिकॉज ओवर हियर वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स. ओके देखिए यहाँ लिखा है, they deal with human behavior and thus are to be applied creatively. मतलब हमको तो मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा. अगर हम सोचते रहे कि एक ही वे में अप्लाई कर दें और मेरे रिजल्ट्स आ जाएं तो वैसा नहीं होगा, राइट. ह्यूमन बिहेवियर इज़ नेवर स्टैटिक and also technology which affects the business. Hence, all the principles have to keep in pace with these changes. आई होप क्लियर होगा आपको. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओवरऑल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है जो हमारे मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग या मैनेजेरियल बिहेवियर को अफेक्ट करता है. वो हमें बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, जस्ट अ गाइडलाइन. लेकिन ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है. हम अपने सिचुएशंस के अनुसार, हम अपने कंडीशंस के अनुसार उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई या चेंज या हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं. क्लियर टू यू? चलिए देखते हैं और क्या लिखा है. आई होप दिस इज़ इनफ फॉर द मीनिंग. येस, नाउ वी शैल स्टार्ट विथ द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नेचर मतलब फीचर्स. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है. पॉइंट नंबर वन कह रहा है हमें, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब इसका दूसरा नाम हम लोगों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, दैट इट इज़ परवेसिव. परवेसिव मीन्स इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस irrespective whether it is economical, social. याद आया? पढ़ा था ना हम लोगों ने. सेम चीज़ इज़ विद दी मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स. मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स को भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस साइज़ का है, किस टाइप का बिजनेस है, किस सेक्टर में ऑपरेट करता है, राइट. चलिए देखते हैं क्या है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट are intended to be applied into all types of organizations, business as well as non-business. non-business मतलब कोई NGO हो, कोई हॉस्पिटल हो, तो हम वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. स्मॉल as well as large, कैसा भी हो we can apply it. Public sector as well as private sector,
मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, तो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हम मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब दीज आर एक्चुअली गाइडलाइंस। और कैसा गाइडलाइंस? जनरल गाइडलाइंस मीन्स सबके लिए एक ही जैसा गाइडलाइंस है इन जनरल, पर आपको यानी मैनेजर्स को उसको स्पेसिफिक बनाना है। स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं हम? अपने सिचुएशन के हिसाब से उसे हल्का सा एडजस्ट और मॉडिफाई करके। ऐसा नहीं कि ये हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट्स आएगा। नो, इट इज़ जनरल कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। अब जब आप वो एक्चुअली गाइडलाइंस फॉलो करने जाओ तो उस टाइम पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस जनरल गाइडलाइन को हल्का सा एडजस्ट, हल्का सा मॉडिफाई कर लो और एकदम बना लो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए परफेक्ट। ठीक है, समझ आया? चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। The principles are the guidelines to action, right? They are the guidelines to actions. But ये सबसे important line है यहाँ पे। But they do not provide ready-made, straight-jacket solution to all the managerial problems. देखा, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं कि एकदम इन guidelines को follow करके I would be able to cure all the problems of my organization. No, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये एक ओवरऑल आइडिया है, ये एक जनरल फ्रेमवर्क है, एक जनरल गाइडलाइन है। हल्का सा आपको हिंट दे दिया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो, पर एग्जैक्टली कैसा करना है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो। क्लियर? सो ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? दिस इज सो बिकॉज द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। ऑफ कोर्स एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड इट हैज़ इट्स ओन डायनामिक सिचुएशंस, इट हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज़, है ना, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। एंड आर अ रिज़ल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को एकदम रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मान सकते हैं। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हमारे हुए जस्ट एक गाइडलाइंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर फॉर्म कैसे होते हैं। तो वो फॉर्म होते हैं बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, और इन सब चीज़ों को मिला के, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस में लेके एक कंक्लूजन डिराइव किया जाता है, एंड दैट इज़ हाउ द मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे कि फेयोल उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब आप बताओ क्या उन्होंने रातों रात वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को फॉर्म कर दिया होगा? ऑफ कोर्स नॉट। पहले समझते हैं डिवीजन ऑफ वर्क ओवरऑल है क्या, जस्ट एक आइडिया। डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप बैंक में जाओ तो बैंक में क्या है, एक जन सपोज सिर्फ कैश ही कलेक्ट कर रहा है, एक जन सिर्फ लोन्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, एक जन आपके चेक्स पेमेंट जो आप जमा करने जाते हो वो दे रहा है, एक जन पासबुक एंट्रीज करवा रहा है, राइट। तो
तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. टोटली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि उन काम को वही इंसान करे जो उसमें एक्सपर्ट हो. हम मिक्सअप ना करें कि जो पासबुक कर रहा है वो कभी लोन्स दे रहा है, फिर वो कभी चेक एंट्रीज ले रहा है, वो कभी कैश डिपॉजिट ले रहा है, तो उससे क्या होगा, मिक्सअप होगा. ठीक है. तो फेयोल ने ये डिसाइड किया कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में. तो उन्होंने कैसे सोचा ये, ऑफ कोर्स उन्होंने ये देखा होगा कि लोग अगर एक ही टाइप का काम कंटिन्यूअसली करते हैं तो क्या होता है, उनका स्पीड उस काम में बढ़ता है, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है, इज़न्ट इट. तो ये सब चीज़ों को सोच सोच के कंटिन्यूस उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे वर्कर्स पे, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आए कि चलो इसका एक प्रिंसिपल फॉर्म कर दिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. राइट. सपोज लॉकडाउन पीरियड चल रहा है. एक एग्जांपल, आप रोज़ अनियंस चॉप करो. ठीक है. फर्स्ट डे 10 मिनट लगेगा एक अनियन में, दूसरे दिन 7 मिनट्स, तीसरे दिन मे बी 6 मिनट्स. After that you will see that you are able to chop the onions in a more quicker way. क्यों? क्योंकि आप एक ही काम को रोज़ कर रहे हो, एक ही टाइप का काम रोज़ कर रहे हो, चॉपिंग चॉपिंग चॉपिंग, तो आपका स्पीड बढ़ रहा है. राइट. तो वही कहा गया था डिवीजन ऑफ वर्क में. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, फॉर्मेशन बाय प्रैक्टिस. इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि जो भी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन experimentation, that is based on observation, and that is based on the experience of the managers. ठीक है. Okay, now let's move to the fourth point. What is the fourth point saying? Flexible. ये तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था, flexibility है ना, कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. Why? Because we can change them, because we can modify them according to different conditions, different situations of the organizations. Right? They are not rigid कि हमें ऐसे ही अप्लाई करना है. No. Okay? Simple. They are not rigid prescriptions which have to be absolutely followed. No. They can be modified by the manager when the situation so demands. क्लियर, सिंपल, ईजी था ये. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल. अब मेनली बिहेवियरल का क्या मतलब हुआ, मेनली बिहेवियरल मतलब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये किस चीज़ को टारगेट करता है, ये ह्यूमंस के बिहेवियर को टारगेट करता है. ये बताता है कि ह्यूमंस को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्क में एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए. इज़न्ट इट. तो मेनली बिहेवियरल का ये मतलब हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ, यू कैन से एम्प्लॉयज़, you can say managers, you can say workers. correct? देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. Management principles aim at influencing behavior of human beings. है ना, ये human beings के behavior को influence करता है. Therefore, the management principles are mainly behavioral in nature. Clear? Simple. Why it is mainly behavioral? Because it aims to affect the behavior of the employees or of the manager या of the laborer को कैसे काम करना है, मैनेजर को किस तरीके से मैनेजिंग का काम करना है, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से काम करना है. हल्का हल्का गाइडलाइंस रिलेटेड टू द बिहेवियर देता है हमें मैनेजरियल प्रिंसिपल्स. इसीलिए मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल. आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें समझ आए कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं, ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है यानी आप इसे पसंद कर रहे हैं यानी. प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू आवर वीडियोज़. ओके, थैंक यू.
Now coming down to the next feature, it says cause and effect relationship. Now cause and effect relationship means, it means कि अगर हमने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल लगाया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. ठीक है. एक्चुअली ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दे कैन नॉट give us a perfect idea about the results, because in different organizations these management principles will give different results. ठीक है. तो cause and effect relationship क्या होता है, ये हमें समझना, और ये इसका फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखते हैं यहाँ क्या है. The principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations. ठीक है. Not exactly. अब आप ये लाइन मत पकड़ के बैठ जाना कि मैम आपने तो कहा था कि सिमिलर सिचुएशंस में वो डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकता है. यस, मैंने कहा था डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकता है. इट मीन्स दैट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल लगाया, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वही प्रॉब्लम हुआ, तो हमें एटलीस्ट एक आइडिया तो होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ सकता है, पर एक्चुअली वही आएगा या नहीं, यही तो कैच है ना. यही तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिकनेस है कि एग्जैक्टली A+B=C होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता. ठीक है. हम यूज़ कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने गाइडलाइंस के लिए ये समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ था, उन्होंने ये किया था तो ये रिज़ल्ट आया. अब हमारे में भी सेम रिज़ल्ट आएगा, ये तो कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है. तो सिर्फ समझने के लिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन में लगाने से किस टाइप के रिज़ल्ट्स आते हैं, वो जानने के लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है. राइट. ओके. देखिए यहाँ लिखा है, एज सच they tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect. ठीक है. हमें ये ज़रूर पता करना चाहिए कि अगर हमने वही प्रिंसिपल यहाँ भी लगाया तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, पर एग्जैक्टली वैसा होगा या नहीं वो नहीं बता सकते. वाई? बिकॉज effect, cause and effect relationships are not so accurate and may be difficult to establish. ठीक है. Why? वही एक point, because we deal with human behavior. हर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ अलग होता है. तो the application of such management principles would not give the same cause and effect for every organization. राइट. और हमारा लास्ट फीचर है अबाउट दी कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी मतलब दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंड अपॉन अ प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. जो हमारा एप्लीकेशन है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं, उसका इफ़ेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करता है, और उस एप्लीकेशन को हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, है ना. तो क्या लिखा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट. डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन. ठीक है. अगर सिचुएशन ऐसा है तो हम एक पर्टिकुलर मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे. इन केस सिचुएशन चेंज हुआ तो क्या हम तभी भी वही मैनेजरियल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? नो, वी वुड चेंज इट, इजंट इट? It has to be changed as per the requirements. This is the most important line. Contingent में आप ये line important समझ सकते हैं कि managerial principle is dependent on the situation and it has to be changed as per the requirements. Very simple.
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द मीनिंग ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्या है? वो एक सिंपल गाइडलाइंस है फॉर एक्शन। हम उसे चेंज कर सकते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द नेचर कि इट इज़ परवेसिव, कहीं भी अप्लाई हो सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरल गाइडलाइंस है, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। रेडीमेड सॉल्यूशन के लिए हमें इस गाइडलाइंस को हल्का हल्का चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर? थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इट वॉज फॉर्म्ड बाई एक्सपेरिमेंट्स, इट वॉज फॉर्म्ड बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल because they change with the change in situations. They affect the behavior of employees, they affect the behavior of the managers. इसीलिए managerial principles are mainly behavioral. ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि cause and effect relationship पे ये based है। ये हमें बताता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई होगा तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रिजल्ट्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी वही रिजल्ट्स आएँ, इट कैन बी डिफरेंट, बट जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ नॉलेज वी अंडरस्टैंड दैट दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। और लास्टली हमारा ये था कि इट इज़ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ सिचुएशन, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कंडीशन चेंज हुआ, अगर वो सिचुएशन चेंज हुई ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजरियल प्रिंसिपल्स भी चेंज करना पड़ सकता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि इतना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और एनी डाउट यू कैन कमेंट इन दी comment section and get your doubts cleared. Okay.